न्यूज मिरर देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्यारे दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक देश की सबसे उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री के बारे में, जिसे सुलझाने में अच्छे अच्छों के पसीने छूट गए। कोच्चि में ड्रम में मिले नरकंकाल की मर्डर मिस्ट्री, जिसे एक स्क्रू की मदद से इंडिया के नामी शर्लॉक होम्स ने सुलझा दिया। अब तक की सबसे उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री आपके सामने प्रस्तुत है। एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसकी एक कहानी सुलझती है तो दूसरी उलझ जाती है। सुराग के नाम पर कुछ भी बड़ा नहीं, न चेहरा, न शरीर, न लाश, सिवाय ड्रम में भरी हुई ईंट, कंक्रीट, दबी कुचली टूटी फूटी कुछ हड्डियां, बदन के सड़कर गल चुके कुछ कपड़े और कुछ पुराने नोट के टुकड़े। किसी मर्डर मिस्ट्री में रहस्यों से भरी अगर आपने कोई उपन्यास पढ़ी है तो ये अकेला केस ही किसी ग्रंथ से कम नहीं, जिसके हर पन्ने में एक रहस्य है, जिसे सुलझाने के लिए देश के शार्लॉक होम्स कहे जाने वाले और दर्जनों मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने वाले भी कई बार चकरा गए। केरल के कोच्चि शहर की खूबसूरत झील, लेकिन एक दिन यहाँ से बेहद ही बदबू आ रही थी। वो तारीख थी 7 जनवरी, साल था 2018। झील के पास नीले रंग का एक प्लास्टिक ड्रम था, उसी में से ये गंदी बदबू आ रही थी, लेकिन उस ड्रम को देखा गया तो वो पूरी तरह से सीमेंटेड था और वहां से इंसानी बदबू लगातार आ रही थी। वहां के मछुआरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उस ड्रम को तोड़वाया तो उसमें से कोई लाश तो नहीं मिली, लेकिन बदबू अभी भी आ रही थी। यानी ये तो समझ में आ गया कि इसमें कोई इंसान था, पर इंसान था कौन और कहां था कुछ पता नहीं चल पा रहा था। फिर तोड़फोड़ की गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे पता चले कि इस ड्रम में कोई लड़का था या कोई लड़की थी या औरत थी या फिर कोई आदमी था, क्योंकि न सिर था न पैर थे। अगर कुछ मिला तो सिर्फ हड्डियों के कुछ ढांचे भी इतने टूटे फूटे थे कि ये जानना मुश्किल था कि ये किसके हैं। फिर कुछ टूटे फूटे जबड़े मिले, कुछ कपड़ों के टुकड़े मिले और कुछ मिले पुराने नोट। पुलिस ने सब कुछ कब्जे में ले लिया। अब ये खबर अगले दिन यानी 8 जनवरी 2018 को स्थानीय अखबारों में छपी। ये खबर आई कि पनगंद झील के पास एक ड्रम में लाश मिली, लेकिन लाश किसकी है पता नहीं, मरने वाला कौन है पता नहीं। फिर जांच शुरू हुई। केस में सिर्फ कंकाल ही थे, सबूत के नाम पर कुछ भी नहीं था। इसलिए साउथ इंडिया के शर्लॉक होम्स कहे जाने वाले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सीबी टॉम को जिम्मेदारी दी गई। ये बड़ी से बड़ी उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में माहिर माने जाते रहे थे। अब ड्रम से इंसानी सबूत के नाम पर जो भी मिला था उसका 3 दिनों तक पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम की जिम्मेदारी भी जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर एनके उन्मेश को दी गई। अब ये चेक किया गया कि आखिर ड्रम से क्या मिला। जांच में पता चला कि कुछ इंसानी बाल के टुकड़े, कुछ कपड़ों के टुकड़े, 4 इंडियन करेंसी, एक स्क्रू, एक वॉशर, टूटे हुए जबड़े में लगा हुआ एक स्क्रू। अब बाल के छोटे टुकड़े को देखकर एक्सपर्ट ने अंदाजा लगाया कि ये कम उम्र की ही किसी लड़के या लड़की की लाश हो सकती है। उसकी उम्र 15 से 25 साल के बीच में हो सकती है, क्योंकि देखने में हड्डियां भी छोटी लग रही थी। पोस्टमार्टम वाली टीम के किसी एक्सपर्ट ने कहा कि ये लड़की हो सकती है, क्योंकि बाल की लंबाई करीब 50 सेंटीमीटर थी। ये लंबाई औसत लड़कों के बाल से ज्यादा थी, लेकिन फिर यह तय हुआ कि कई लड़के भी लंबे बाल रखते हैं। ऐसे में कुल मिलाकर यह तय नहीं हो पाया कि आखिर ये लड़का था या लड़की, आदमी था या औरत। अभी साइंटिफिक रिपोर्ट के आने में कई दिन लगने थे। इसी बीच ड्रम से मिले इंडियन करेंसी की शर्लॉक होम्स कहे जाने वाले जांच अधिकारी सीबी टॉम ने जांच की। उसमें 500 रुपए के 3 नोट और 100 रुपए का एक नोट था, लेकिन ये नोट साल 2018 में बंद हो चुके थे, क्योंकि ये नोट 8 नवंबर 2016 को ही नोटबंदी हो चुकी थी। लिहाजा जांच अधिकारी ने यह मान लिया कि जिस किसी भी की ये लाश है उसकी हत्या कम से कम 2 साल पहले की गई होगी। ये मर्डर भी कम से कम 8 नवंबर 2016 से पहले का ही होगा। अब सवाल ये था कि 2 साल पुराने गुमशुदा लोगों की जांच की जाए, लेकिन उसमें भी बड़ा सवाल ये था कि कैसे पता करेंगे कि गुमशुदा हुआ कोई लड़का था या फिर लड़की। उसकी उम्र क्या होगी, 15 से 25 साल या फिर ज्यादा, क्योंकि अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इस मर्डर मिस्ट्री ने इतना उलझाया कि शर्लॉक होम्स भी कुछ समय के लिए शांत पड़ गए और आखिर सोचने लगे कि करें तो क्या करें। अब कुछ दिन बीते, पोस्टमार्टम की जांच चल रही थी। तीसरा दिन था, यानी 11 जनवरी 2018। उस दिन डॉक्टर एनके उन्मेश हड्डी के टुकड़ों में एक स्क्रू और वॉशर मिला, करीब 6.6 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा। बारीकी से जांच करने पर यह समझ में आया कि इस हड्डी के ढांचे में बाईं एड़ी वाला हिस्सा है, उसी में यह स्क्रू फिट किया हुआ था, लेकिन उस पर कुछ ऐसा नहीं था जिसे पढ़ा जा सके या कोई सुराग मिल सके। लेकिन यह जानकारी बहुत ही अहम साबित होगी, ये किसी को भी नहीं पता था। डॉक्टर उन्मेश ने सीबी टॉम को फोन लगाया और बताया कि मुझे लगता है कि एक सुराग तो मिला है,
लेकिन उसमें कितनी मदद हो पाएगी मैं कह नहीं सकता। बाईं एड़ी वाली हड्डी में एक स्क्रू मिला है जिसे कभी फ्रैक्चर होने पर अस्पताल में फिट करवाया गया होगा, लेकिन उस पर लिखा हुआ बहुत ही धुंधला हो चुका है, उसे पढ़ना मुश्किल है। ये सुनते ही सीवी टॉम तुरंत डॉक्टर के पास जा पहुंचे। इस अदने से स्क्रू को अपने कब्जे में लिया और सबसे पहले हाई क्वालिटी वाले कैमरे की मदद से उसकी फोटो करवानी शुरू की। कई घंटों की मेहनत के बाद एक छोटा सा लेकिन अहम सुराग हाथ लगा। असल में उस स्क्रू के टॉप पर इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ था और वो शब्द था पिटकर। अब इसके बारे में गूगल पर सर्च किया गया तो पता चला कि ये पुणे की कंपनी है जो पूरे देश में ऐसे स्क्रू की सप्लाई करती है जिसे सर्जरी में इस्तेमाल किया जाता है। अब ये पता करना था कि आखिर इस स्क्रू का इस्तेमाल कोच्चि या एर्नाकुलम जिले के किस हॉस्पिटल में हुआ, किस मरीज के लिए ये इस्तेमाल किया गया होगा। ये बड़ी चुनौती थी। अब ये भी पता नहीं था कि आखिर ये किस साल में लगवाया गया होगा। मतलब कुल मिलाकर सुराग तो मिला, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिससे उस मरने वाले की पहचान की जा सके। अभी कातिल और कत्ल की वजह का पता लगाना तो बहुत ही दूर की कौड़ी थी। अब ये मानकर कि लाश के साथ मिले पुराने नोट कम से कम नवंबर 2016 से पहले के ही होंगे, इसलिए उस पिटकर कंपनी अधिकारियों से संपर्क किया गया और डिटेल मांगी गई कि साल 2016 में ऐसे स्क्रू कितने और किसे बेचे गए। आगे की पड़ताल में पिटकर कंपनी से बैच का पता चला और जानकारी मिली कि 2016 में कुल 161 स्क्रू सप्लाई किए गए थे। इन 161 स्क्रू में 155 तो महाराष्ट्र और गुजरात में दिए गए थे, बाकी 6 केरल में सप्लाई किए गए थे। अब पूरे केरल में कहां-कहां और किन-किन मरीजों को ये स्क्रू लगाए गए थे इसकी डिटेल निकाली गई। 5 से ज्यादा पुलिस की टीमें बनाई गई और जांच में जुट गई। इन मरीजों में 5 मरीज पुलिस को मिल गए, लेकिन 6वें मरीज की जानकारी नहीं मिली। इस मरीज का नाम था शकुंतला, उम्र करीब 60 साल। वो महिला थी, लेकिन पुलिस को शुरुआती जांच से लगता था कि मरने वाले की उम्र तो 15 से 25 साल की रही होगी, इसलिए उम्मीद कम लग रही थी। लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था, लिहाजा पुलिस की जांच इसी दिशा में आगे बढ़ने लगी। अब जिस अस्पताल में मरीज शकुंतला की बाईं एड़ी में स्क्रू फिट किया गया था, वहां जाकर जांच की गई। उस मरीज को किसने भर्ती करवाया था उसका नाम निकाला गया। अब अवस्थी का नाम मिला। रिश्ते में ये शकुंतला की बेटी लगती थी। अब पुलिस अवस्थी के पास पहुंची। पूछा गया कि शकुंतला कौन है और अब वो कहां है। जवाब मिला कि कई साल से वो उनके संपर्क में नहीं है। पुलिस ने सवाल पूछा कि आखिर कब से, मतलब कितने साल से। अवस्थी ने बताया कि आखिरी बार उनकी मुलाकात 19 सितंबर 2016 को हुई थी। उसके कुछ दिन बाद वो यानी शकुंतला अपनी मां से मिलने गई तो वो दिल्ली जा चुकी थी, लेकिन उसके बाद उससे कोई कभी संपर्क नहीं हुआ। अब लगता है कि वो कहीं गायब हो गई। इस बारे में पुलिस ने सवाल पूछा कि आखिर उनकी गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करवाई गई। तब उसने बताया कि मेरी और मेरी मां के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे, इसलिए मुझे लगा कि वो सच में कहीं चली गई होगी, इसलिए मैंने पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई। अब पुलिस को काफी हद तक लग गया था कि उस नीले ड्रम में जिसकी लाश थी वो शकुंतला की ही हो सकती है, लेकिन अभी भी पुख्ता सबूत नहीं मिला था। अब पुलिस ने लेफ्ट एंगल में लगी स्क्रू के बारे में जानकारी मांगी तो पता चला कि 1 सितंबर 2016 को किसी ट्रक वाले ने उसकी मां शकुंतला की स्कूटी में टक्कर मार दी थी, जिससे वो काफी चोटिल हो गई थी। उनका बायां पैर फ्रैक्चर हो गया था। उसी के इलाज के दौरान अस्पताल में बाईं एडी में स्क्रू फिट किया गया था। ये सब कुछ कोच्चि के वीकेएम हॉस्पिटल में हुआ था, क्योंकि उसी अस्पताल से शकुंतला और उसकी बेटी अवस्थी की डिटेल मिली थी। इसलिए काफी हद तक ये समझ में आ गया कि मरने वाली शकुंतला ही है, लेकिन फिर भी सबूत के तौर पर बेटी अवस्थी का डीएनए सैंपल लेकर जांच कराने के लिए भेज दिया गया। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर ये शकुंतला है तो उसका मर्डर क्यों किया और किसने किया, और उसके पीछे उसकी वजह क्या हो सकती है। सवाल ये भी था कि बेटी और मां में ऐसा क्या रिश्ता है कि उसे 2 साल से कभी कोई चिंता अपनी मां की नहीं हुई। लिहाजा पुलिस ने अवस्थी की पूरी डिटेल निकाली। इसके साथ ही शकुंतला का बैकग्राउंड भी खंगाला गया। इसमें भी पूरी कहानी उलझी हुई मिली, लेकिन जब उसे सुलझाया गया तब मर्डर, कातिल और कत्ल सब सामने आ गए। पहले पुलिस ने अवस्थी की डिटेल निकाली तो पता चला कि वो सुधी नाम के एक लड़के से प्रेम करती थी, लेकिन शकुंतला इस रिश्ते से काफी खफा थी। वो नहीं चाहती थी कि बेटी उस लड़के से शादी करे। इस वजह से कई साल पहले अवस्थी अपने प्रेमी सुधी के साथ घर छोड़कर चली गई थी। कई सालों तक वो संपर्क में नहीं रही। इस शादी से अवस्थी के 2 बच्चे हुए। इधर शकुंतला ने लॉटरी खरीदने और बेचने का काम शुरू किया। वो स्कूटी से आती और जाती थी। साल 2015 को ही जब अवस्थी और सुधी के बीच रिश्ते खराब हो गए और दोनों में तलाक हो गया, इसके बाद अवस्थी साल 2016 के शुरुआती महीने में ही अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी मां शकुंतला के पास वापस लौट आई। कोच्चि के इसी इलाके में मां और बेटी साथ रहने लगी।
उसी समय अवस्थी की मुलाकात सजित से हुई। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। सजित कई बार अवस्थी के साथ ही उसकी माँ वाले मकान में रहता था। इस तरह अवस्थी को उसके दोनों बेसहारा बच्चों के लिए भी सहारा मिल गया था। लेकिन अवस्थी की माँ शकुंतला को यह सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अब पुलिस ने अवस्थी से पूछा कि सजित कहाँ है। तब उस पूरी जांच में से एक और बड़ा चौंकाने वाला रहस्य सामने आया। अवस्थी ने बताया कि इसी साल 2018 में 9 जनवरी को सजित की अचानक मौत हो गई है। उसे कार्डिक अरेस्ट हुआ था। ये वही तारीख थी जिस दिन स्थानीय अखबारों में झील किनारे नीले ड्रम में लाश मिलने की खबरें छपी थी। अब जांच अधिकारियों को यह अजीब इत्तेफाक वाकई चौंकाने वाला लगा। पुलिस को यकीन नहीं हुआ कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि उसी दिन सजित की मौत हो गई। इसका पता लगाने के लिए पुलिस ने उस हॉस्पिटल से लेकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से पड़ताल की। तब पता चला कि वाकई अटैक आने से उसकी मौत हो गई थी। लेकिन यह इत्तेफाक बेहद ही अजीब था। लिहाजा पुलिस ने अब अजित का बैकग्राउंड तलाश किया। अब सजित की जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि सागिर नाम की लड़की से उसने पहले ही शादी की हुई थी। उसका एक बच्चा भी था। अवस्थी से उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। पुलिस ने सजित के कुछ दोस्तों से पूछताछ की तो यह भी पता चला कि शकुंतला उससे बहुत ज्यादा नाराज रहती थी। इसके बाद पुलिस ने सजित की पत्नी से पूछताछ की। उसमें पता चला कि हाँ, यह बात सच है कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। फिर पुलिस ने अवस्थी से जानकारी जुटाई कि आखिरी बार जब शकुंतला गायब हुई थी तब क्या हुआ था। अवस्थी ने बताया कि मां के पैर का ऑपरेशन कराने के लिए 1 सितंबर 2016 को अस्पताल में भर्ती हुए थे। स्क्रू लगाए जाने के बाद प्लास्टर लगाकर अस्पताल से 15 सितंबर को छुट्टी मिल गई थी। उसी दिन घर आ गए थे। लेकिन उसके 4 दिन बाद ही 19 सितंबर 2016 को शकुंतला को चिकन पॉक्स हो गया। दूसरे भी कई इन्फेक्शन हो गए थे। इसलिए बच्चों और मुझे कुछ ना हो जाए, मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर मां शकुंतला से अलग एक लॉज में रहने चली गई। इसके बाद 26 सितंबर 2016 को जब वो मां के पास पहुंची तो सजित मिला। उसने बताया कि तुम्हारी मां मिशनरी की नर्सों के साथ दिल्ली चली गई है, इसलिए मुझे लगा कि उनसे मेरी नाराजगी रहती थी। वो खुद ही चली गई होंगी तो कोई बात नहीं। फिर मैंने कभी संपर्क नहीं किया। अब पुलिस 19 से 26 सितंबर 2016 के बीच वो नीला ड्रम कहां से खरीदा गया था, किसने खरीदा था, ये सब कुछ जांच करने लगी। सजित के कुछ दोस्तों के बारे में जानकारी मिली। पुलिस ने सजित के करीबी दोस्त सुरेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की। तब जाकर मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठ गया। सुरेश ने पुलिस को बताया कि असल में जिसकी लाश मिली है वो शकुंतला ही है। उनकी हत्या सजित ने ही की थी। हत्या करने के पीछे की वजह उसने ये बताई कि शकुंतला को पता चल गया था कि सजित पहले से शादीशुदा है और मेरी बेटी को धोखा दे रहा है। इस बारे में वो बार बार धमकी भी देती थी कि इस बारे में वो बेटी को पूरी बात बता देगी। 19 सितंबर 2016 को जब अवस्थी घर से बाहर रहने दूसरे लॉज में चली गई, उसी के बाद सजित ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। बाकायदा उसके लिए उसने एक दोस्त के जरिए प्लास्टिक वाला ड्रम खरीदा। 9 से 25 सितंबर 2016 में ही शकुंतला की हत्या की और फिर उसकी लाश को ड्रम में डालकर उसमें पहले गोबर और दूसरी चीजें भरी। इसके बाद उसमें कंक्रीट और ईंट डालकर सीमेंट डाल दिया जिससे लाश का भी पता न चले। इसके बाद ऑटो रिक्शे में उस ड्रम को लादकर उसी झील में फेंक दिया। जिस ऑटो से लाश वाले ड्रम को लाया गया था वो सुरेश का ही था। अब वही ड्रम कुछ महीने बाद उस झील के एक छोर पर तैरते तैरते पहुंच गया, जिसे वहां के मछुआरों ने देख लिया। लेकिन बदबू नहीं आने से कभी ध्यान नहीं दिया था। लेकिन 2 साल बाद उस एरिया में काफी बदबू आने लगी। तब पुलिस को जानकारी मिली। इस तरह मर्डर के करीब 2 साल बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। लेकिन यह खुलासा अभी भी अधूरा ही था, क्योंकि जिस पर हत्या का आरोप लगा था उसकी मौत हो चुकी थी। अब पुलिस ने शकुंतला का बैकग्राउंड खंगाला तो वो भी बहुत ज्यादा उलझा हुआ निकला। असल में शकुंतला के कौन माता पिता थे इसकी कभी कोई जानकारी नहीं मिली थी। जब वो 6 महीने की थी तब एक तालाब के किनारे लावारिस हालत में मिली थी। उसे 3 लड़कियों की मां सरस्वती ने पाला था। बड़ी होने पर शकुंतला की शादी एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता दामोदर से हुई। इस शादी के बाद शकुंतला को एक बेटा अनूप और बेटी अवस्थी हुई थी। पति दामोदर को एक पॉलिटिकल मर्डर केस में उम्र कैद की सजा हो गई थी। इसके बाद साल 2012 में बेटे अनूप ने सुसाइड कर लिया था। तब से शकुंतला अपनी बेटी अवस्थी के साथ ही रहती थी। लेकिन बाद में अवस्थी भी प्रेमी सुधी के साथ घर छोड़कर भाग गई। फिर 2016 में तलाक के बाद फिर अपनी मां शकुंतला के साथ रहने लगी। लेकिन 26 सितंबर 2016 को शकुंतला भी अचानक गायब हो गई और खराब रिश्तों की वजह से अवस्थी ने कभी भी पुलिस में शिकायत नहीं की। यहाँ हैरान करने वाली बात यह थी कि आखिर अवस्थी ने दूसरे प्रेमी सजित से भी कभी मां को लेकर ज्यादा सवाल क्यों नहीं पूछे। इस पर वो कहती है कि मुझे लगता है कि सजित मेरे पहले पति के दोनों बच्चों की देखभाल भी करता है और मेरी मदद भी करता है और मां उससे नाराज रहती थी, इसलिए सजित से कभी ज्यादा सवाल नहीं पूछे। लेकिन उसका यही सवाल नहीं पूछना 2 सालों तक
जिस माँ को जिंदा समझती रही असल में वो मुर्दा थी। ऐसी मुर्दा जिसकी चिता को भी आग नहीं दी जा सकी थी, ना कभी समझ सकी कि जिसके साथ वो 2 सालों से रह रही है असल में वही उसकी माँ का कातिल था। लेकिन जब माँ के कातिल का पता चला तो उससे पहले ही वो कातिल भी मर चुका था। प्यारे दर्शकों, ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ साथ फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत।